हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला ही उगला। साथ ही साथ इसके विरोध में यौम-ए-इस्तेहसाल मनाने का दिखावा किया। बताएंगे देर रात भारत ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। दोस्तों, 370 के हटाए जाने पर पाकिस्तान के बौखलाहट का दिया तगड़ा जवाब। साथ ही बताएंगे आखिर है क्या ये यौम-ए-इस्तेहसाल, क्या है इसका मतलब। तो वहीं बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली शेख हसीना। एक एक बात उनकी आपको बताएंगे, कैसे अचानक बोलते बोलते वो रो पड़ी और कब वापसी करेंगी बांग्लादेश में। इतना ही नहीं दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन भी शामिल हुए थे, जो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं भाया। तो कैसे शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर फेंका गया पेट्रोल बम। दोस्तों, पेट्रोल बम से किया गया अटैक, बताएंगे क्या है जानकारी। तो वहीं किसने कहा कि दूसरा पाकिस्तान बन गया है अब बांग्लादेश, अब यहीं से निकला करेंगे आतंकवादी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन के दबाव में नेपाल को झुकना ही पड़ गया। काठमांडू में तिब्बती कॉन्फ्रेंस को रद्द करना पड़ा। दोस्तों, कैसे बालेंद्र शाह ने बीजिंग के सामने टेक डाले अपने घुटने, क्या है ये जानकारी। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे हमेशा की तरह। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कितनी भी चालें चल ले, भारत हर किसी को नाकाम करने के लिए पूर्णतः तैयार बैठा है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने कल चलाया यौम-ए-इस्तेहसाल प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को भारत ने किया ध्वस्त। विदेश मंत्रालय ने कहा खुद के यहाँ चल रहा खून खराबा रोके पहले पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों, भारत ने जम्मू कश्मीर से 7 साल पहले अनुच्छेद 370 को हटाने के विरोध में पाकिस्तान के 5 अगस्त को यौम-ए-इस्तेहसाल, अगर इसका मतलब आपको बता दें तो शोषण दिवस के तौर पर मनाने की कोशिश को बुधवार को खारिज कर दिया। भारत ने इसे बेकार की कोशिश करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल जी ने कहा कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की पाकिस्तान की कोशिशों का एकमात्र उद्देश्य अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के तौर पर अपनी पहचान से ध्यान भटकाना है। बता दें कि भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान में विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पाकिस्तान तब से इस दिन को यौम-ए-इस्तेहसाल के तौर पर मना रहा है। दोस्तों, रणधीर जयसवाल जी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की उस राजनीतिक बेतुकी हरकत और बेकार की कोशिशों को पूरे तरीके से खारिज करता है, जिसके तहत वो भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार करने के लिए तथा कथित यौम-ए-इस्तेहसाल मना रहा है। जयसवाल जी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इशाक डार ने कहा था कि 7 साल पहले भारत के कदम ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता लाने की कोशिशों को मुश्किल बना दिया है। जयसवाल जी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 2019 में किए गए संवैधानिक बदलाव पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से इस इलाके के लोगों के लिए अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण आया है। दोस्तों, जयसवाल जी ने क्लियरली मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि पूर्व निर्धारित कूटनीतिक नाटक करने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि वो पीओजे में खून खराबा को रोके, अपनी जमीन से चल रहे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन करने योग्य और दोबारा इसके पनप नहीं पाने वाले कदम उठाएं और अपने अवैध और जबरन कब्जे वाले सभी भारतीय इलाकों को तुरंत खाली करें। जयसवाल जी ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से गुमराह नहीं होती है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने अनुच्छेद
370 के हटाए जाने को लेकर उसकी 7वीं वर्षगांठ पर क्या कहा बता दें। कैसे भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, जो आप सामने देख पा रहे हैं। लिखा कि भारत द्वारा 5 अगस्त 2019 को भारत के जम्मू कश्मीर में उठाए गए एक तरफा और गैर कानूनी कदमों को 7 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी बयानबाजी जम्मू कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने गए विवादित दर्जे को नहीं बदल सकती और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों में दिए गए वहां के लोगों के अधिकारों को नकार सकती है। यहाँ तक कि उसने कश्मीर में डेमोग्राफी तक बदलने का आरोप लगा दिया और अब भारत ने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है दोस्तों शहबाज को, मुनीर को। उनकी औकात याद दिला दी कि पहले अपने देश पर ध्यान दे, उसके बाद भारत के बारे में सोचना। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों शहबाज और मुनीर को 370 के खात्मे पर किए जा रहे उगले जा रहे जहर पर? इन्हें पता होना चाहिए कि 7 साल हो चुके हैं अनुच्छेद 370 को निरस्त किए हुए। कम से कम अब तो इस मुद्दे को भूल जाए पाकिस्तान। भूलने को तैयार नहीं दोस्तों। आपकी राय तो इस पर बनती है। रिक्वेस्ट अगर आप भी मानते थे कि अनुच्छेद 370 हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और हुआ भी बिल्कुल सही, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को दबा दीजिएगा और सभी लोग कमेंट में 370 हटाना जरूरी था कमेंट में लिख दीजिएगा, वहीं बता दे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या है अपडेट्स। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भारत में रह रही शेख हसीना ने बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि तब भी वो सामने नहीं आई और सिर्फ उनकी आवाज ही सुनाई दी। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जुलाई अगस्त 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ने छात्रों को हिंसक भीड़ के तौर पर इस्तेमाल किया और उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट किया गया। हसीना ने कहा कि मैं अपने लोगों के पास यानी बांग्लादेश लौटूंगी, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। उन्होंने आगे कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे डिटेन किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, फर्जी केस लगाकर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये डर मुझे मेरे लोगों से और उनके प्रति मेरी ड्यूटी से दूर नहीं कर सकता। मुझे अपने भविष्य की नहीं बांग्लादेश के भविष्य की चिंता है। मैं वापस इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लोग विकास शांति डिजर्व करते हैं। मैं अपने लोगों पर भरोसा करती हूँ, उन्हें प्यार करती हूँ और मैं उनके पास वापस लौटूंगी। दोस्तों शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की क्राइसिस सिर्फ वहीं की नहीं है बल्कि इसका रीजनल सिक्योरिटी और शांति पर भी तगड़ा असर पड़ता है। इसलिए मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और बांग्लादेश के दोस्तों से कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश के लोगों की न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें। सवालों का जवाब देते हुए शेख हसीना ने कहा कि 1981 में जब मैं लौटी तब भी मुझे रोकने का प्रयास किया गया। 1983, 1985 सहित कई बार जब मैं लौटना चाहती थी तो मुझे रोकने की कोशिश की गई पर रोक नहीं पाए। वो मुझे मार सकते थे, लेकिन कुछ भी हो मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना है। मेरे लोगों का सपोर्ट मेरे लिए सबसे अहम है। वहीं हसीना से पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए उनके बेटे सजीव जॉय ने दिया। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली जुड़े थे। जॉय ने कहा कि भारत हसीना को हेड ऑफ स्टेट की तरह ट्रीट कर रहा है और पूरी सुरक्षा और सुविधा भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हसीना को पूरा सम्मान दिया है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हसीना ने कहा कि मेरी घर वापसी की तारीख मैं वक्त आने पर बताऊंगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने बहुत मुश्किलें झेली है, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वापस जाने का फैसला किया है। मैं दिसंबर में वापस जाना चाहती हूँ और ये महीना जीत का महीना होगा। वहाँ चुनाव हुए, सबसे कहा अच्छे से चुनाव हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मेरा लौटना अब जरूरी हो चुका है। इस देश को हमने आजादी दिलाई है और वो गर्व मैं अपने देश के उन सभी लोगों के लिए वापस लाना चाहती हूँ। उन्होंने भारत को लेकर कहा कि भारत मित्र देश है और हमेशा बांग्लादेश के साथ रहा है। दो देशों की सरकारों के रिश्ते के इतर भारत हमेशा ही महान दोस्त रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी ऐसा ही रहेगा। हसीना ने कहा कि वहाँ की सरकार क्या करती है ये उनका मामला है, मुझे बस वापस जाना है। मैंने जाने का तय कर लिया और मैं जाऊंगी। लेकिन वहीं दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई उसने हर किसी को शॉक में डाल दिया। इस बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन को भी नहीं मालूम था कि शेख हसीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना उसके लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की मिली इसको सजा। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से बड़ा अटैक। दोस्तों, बांग्लादेश की नेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मगुरा फर्स्ट सीट से पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के ढाका स्थित घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। ये घटना कल रात करीब 8:45 मगुरा शहर के केशव मोड़ इलाके में शाकिब के पुश्तैनी घर पर हुई। इस दौरान घर में तोड़ फोड़ भी की गई। शाकिब ने आज शाम नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में हुई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका से वर्चुअली हिस्सा लिया था। पुलिस ने बताया कि रात कुछ अज्ञात लोगों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के मागुरा स्थित घर में आग लगाने का प्रयास किया। मागुरा सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी यानी ओसी मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने बताया कि यह घटना रात करीब 9 बजे शहर के केशव मोड़ इलाके में स्थित उनके घर पर हुई। हालांकि अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। दोस्तों, बांग्लादेशी पुलिस को या तो यहाँ पर मिली जुली सरकार वाली बात है या फिर ऐसा क्या हो सकता है दोस्तों कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया गया, सिर्फ इतनी गलती की वजह से कि शेख हसीना के इस वीडियो कॉल में शामिल हो गए। दोस्तों, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा, वहीं आपको बता दें। उधर अब शेख हसीना के बेटे ने भी तगड़ी चेतावनी दी। दोस्तों, कहा दूसरा पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, अब यहाँ से भी निकलेंगे आतंकवादी। हसीना के अलावा उनके बेटे सजीब वाजिद ने दावा किया कि बांग्लादेश जो है वो एक फेल देश बन गया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अब भारत के लिए एक और पाकिस्तान बन गया है और अगर नहीं रोका गया तो अब आतंकवादी वहीं से आएंगे। नई दिल्ली में साउथ एशिया के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब को संबोधित करते हुए वाजिद ने बांग्लादेश को वर्तमान समय में नाकाम देश बता दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कोई ह्यूमन राइट्स और बोलने की आजादी नहीं है। वाजिद ने दावा किया कि बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर एक पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान बन गया है। वाजिद ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये चीजें अभी नहीं रोकी गई तो भविष्य में आतंकवादियों का अगला ग्रुप अब बांग्लादेश से ही आएगा। अब इनके इस कहने पर आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। शेख हसीना और उनके बेटे द्वारा कहे गए कथन का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय क्या देते हैं, तो वहीं आपको बता दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चीन के दबाव में झुक गया नेपाल, काठमांडू में तिब्बती कॉन्फ्रेंस रद्द। बालन शाह ने बीजिंग के सामने टेक डाले घुटने। दोस्तों, बता दें नेपाल सरकार ने एक हफ्ते तक चलने वाली इंटरनेशनल तिब्बती स्टडीज कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारी 4 साल से चल रही थी। गृह मंत्री सूदन गुरुंग ने कुछ दिन पहले ही आश्वासन दिया था कि यह कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने भी सरकार को सुझाव दिया था कि इस कार्यक्रम के आयोजन से देश को कोई खतरा नहीं है। माना जा रहा है कि बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली नेपाल की सरकार ने यह फैसला चीन के दबाव में किया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की ने विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से बातचीत के बाद काठमांडू यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों को खुद फोन किया और उन्हें कार्यक्रम रोकने का निर्देश दिया। यह फैसला कभी कैबिनेट के सामने नहीं रखा गया, जबकि एक मंत्री ने इसे विदेश नीति के लिहाज से बहुत अहम बताया था। गोविंद बहादुर कार्की ने बताया कि हमने आयोजकों को सलाह दी है कि कार्यक्रम ना करना ही बेहतर होगा। ये संवेदनशील हो सकता है, कई चिंताएं पैदा हो सकती हैं और इससे सुरक्षा जोखिम भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने अच्छी नियत से आयोजकों को कार्यक्रम रद्द कर देने की सलाह दी है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल ने यह फैसला चीनी राजनयिकों के दबाव में लिया है। जून में इस कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद से ही चीनी राजनयिक नेपाल पर दबाव बना रहे थे। 21 जुलाई को चीनी राजदूत झांग माओ मिंग ने कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने के लिए विदेश सचिव अमृत बहादुर रॉय से मुलाकात की थी। इस बैठक से जुड़े अधिकारियों ने बताया था कि झांग ने सीधे तौर पर इसे रद्द करने की मांग तो नहीं की, लेकिन राय से उन प्रतिभागियों के बारे में सतर्क रहने को कहा जो तिब्बत के समर्थन में बयान दे सकते थे। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दें चौंका देने वाली खबर।
जिस एप्लीकेशन को भारत ने किया बैन, अब उसी वी चैट पर क्यों शिफ्ट हुई पाकिस्तानी सेना? चौंका देने वाली जानकारी आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना ने अपने आधिकारिक संचार सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को व्हाट्सएप छोड़कर चीन के मैसेजिंग एप्लीकेशन वी चैट इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, पहली नजर में यह सिर्फ एक एप्लीकेशन बदलने का फैसला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे सुरक्षा, साइबर जासूसी और बदलते वैश्विक रणनीतिक समीकरणों की बड़ी कहानी छिपी है। दोस्तों, ऐसे समय में जब दुनिया डिजिटल सुरक्षा को लेकर बेहद अलर्ट है, सतर्क है, पाकिस्तान का ये कदम चीन के साथ उसके बढ़ते सैन्य और तकनीकी रिश्तों की नई तस्वीर पेश करता है। सवाल ये भी है कि क्या वी चैट वास्तव में व्हाट्सएप से ज्यादा सुरक्षित है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक झुकाव का संकेत है? खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना को आशंका है कि पश्चिमी देशों के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील सैन्य जानकारी की निगरानी या इंटरसेप्शन का खतरा हो सकता है। इसी वजह से सेना के अधिकारी बातचीत के लिए धीरे धीरे व्हाट्सएप की जगह वी चैट अपनाने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान इसे अपनी सैन्य संचार व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने की कोशिश बता रहा है। हालांकि इसके पीछे के रणनीतिक कार्यक्रम भी अहम माने जा सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और संप्रभुता का हवाला देते हुए वी चैट समेत कई चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का मानना था कि इन एप्लीकेशन के जरिए भारतीय यूजर्स का डेटा विदेशों में पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत ने डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। दोस्तों, वहीं आपको बता दे, प्रेस फ्रीडम का पीटता है पाकिस्तान ढोल, लेकिन जर्नलिस्ट की कब्रगाह बना पाकिस्तान। बलूचिस्तान में 42 पत्रकारों की मौत की जानकारी, पीओके में जुल्म दिखाने पर मीडिया पर पहरा। जी हां दोस्तों, बता दे बड़ी जानकारी। दुनिया के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भले ही पाकिस्तान भारत से 4 पायदान ऊपर दिखाई देता हो, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। बलूचिस्तान में पत्रकारों की हत्याएं, जबरन गायब किए जाने के आरोप, पीओके में मीडिया पर कार्रवाई और अब विदेशी पत्रकारों के लिए सख्त एनओसी व्यवस्था ने पाकिस्तान की प्रेस की आजादी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच बलूचिस्तान के जाफराबाद जिले में स्थानीय पत्रकार नजर मोहम्मद कनरानी की हालिया गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बहस और ज्यादा तेज हो गई है। पाकिस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र रिपोर्टिंग कितनी गंभीर चुनौती बन चुकी है। अब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को छोड़कर पाकिस्तान के किसी भी दूसरे हिस्से में रिपोर्टिंग करने से पहले विदेशी पत्रकारों को सरकार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना होगा। दोस्तों, ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन, इंटरनेट बंदी, प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और पत्रकारों पर हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं झेल रहा है। आलोचकों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि उन इलाकों की सच्चाई दुनिया से छिपाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, 80 मिनट के चेले मोहसिन नकवी पर भड़के मौलाना डीजल, मांगा इस्तीफा, कहा जलते घर का बंटवारा नहीं किया करते। जी हां, पाकिस्तान में प्रांतों के बंटवारे वाले प्रस्ताव पर बवाल खड़ा हो चुका है। यह बंटवारा कई प्रांतों में जारी विरोध प्रदर्शन को कुचलने और प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के कई राजनीतिक दलों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल यानी JUIF के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने गृह मंत्री मोहसिन नकवी की कड़ी आलोचना करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने प्रांतों के बंटवारे के मुद्दे पर मोहसिन नकवी की टिप्पणी करने का अधिकार पर सवाल उठाया और इस प्रस्ताव को देश की गंभीर चुनौतियों से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। वहीं बताते भारत के लिए राहत की खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना टोल के गुजरेंगे जहाज। ईरान ओमान में होगी बड़ी डील। दोस्तों, ईरान और ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता करने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस समझौते में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांजिट फीस का प्रावधान नहीं है। इसे भारत के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। अगर ये समझौता होता है तो इससे मौजूदा युद्ध को समाप्त करने की दिशा में भी प्रगति हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है। समझौते संबंधित प्रस्तावों के मुताबिक जहाज फारस की खाड़ी में प्रवेश ईरान के नियंत्रण वाले समुद्री मार्ग से करेंगे, जबकि बाहर निकलने के लिए ओमान के नियंत्रण वाले मार्ग का उपयोग करेंगे। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए ईरान और ओमान के प्रस्ताव में इस जल
मार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई टोल या सर्विस फीस शामिल नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है जिसे अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत में प्रमुख अड़चन माना गया था। सूत्रों के मुताबिक यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका और ईरान जून में हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के तहत बातचीत की मेज पर लौट आएंगे, जिसमें जलडमरू मध्य से 60 दिनों तक मुफ्त आवाजाही की व्यवस्था है। दोस्तों उधर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर संचालन में बहुत बड़ी चूक, बाल बाल बचे ट्रंप। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन से जुड़ी एक सुरक्षा चूक की जांच शुरू हो गई है। संघीय विमानन प्रशासन ने मंगलवार दोपहर हुई इस घटना की जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पास के हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों को रोकने में विफल रहे थे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस से सामान्य परिस्थितियों में उड़ा था। हालांकि पास के रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर वाणिज्यिक उड़ान संचालन निलंबित नहीं किया गया था। यह मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था, जैसा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। यातायात रोकने में देरी के कारण एक वाणिज्यिक जेट भी लगभग उसी समय उड़ान भर गया। इससे विमानों के बीच मानक अलगाव का नुकसान हुआ, जो सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए अनिवार्य बफर होता है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, रशिया में सैनिकों के बाद अब उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती। यूक्रेन के इस दावे से मच गया हड़कंप। बता दें, यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि रशिया में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट की तैनाती की गई है। उसने बताया है कि इस यूनिट के पास 120 बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 लॉन्चर हो सकते हैं। इस खबर ने यूरोपीय देशों से लेकर अमेरिका तक की चिंता को बढ़ा दिया है। इस समय यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टमों और इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में रशिया इसका फायदा उठाने के लिए ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यूक्रेन का दावा है कि रशिया ने 2023 के आखिर से यूक्रेन पर कई उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, लेकिन उत्तर कोरियाई मिसाइल फोर्स की तैनाती दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग का नया स्तर है। यूक्रेन के मेन डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस के आंद्री चेर्नियार्क ने बताया कि रशिया की योजना लगभग 90 उत्तर कोरियाई कर्मियों वाली मिसाइल यूनिट को पश्चिमी रशिया के वोरोनिश इलाके में अपनी 112वीं मिसाइल ब्रिगेड के साथ तैनात करने की है। उन्होंने बताया कि प्योंगयांग पहले ही 40 KN-23 और KN-24 मिसाइलों और कर्मियों का एक नया बैच रशिया भेज चुका है, लेकिन तैनाती का तरीका और मिसाइलों की कुल संख्या अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत में तय की जाएगी। वहीं आपको बता दें, मॉनसून सत्र में बिना चर्चा ही पास हो गए 5 विधेयक। FCRA बिल पर बोल सकते हैं अमित शाह जी। जी हां, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत की गई, क्योंकि मॉनसून सत्र में हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर स्थगित करनी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के साथ संसद स्थित उनके दफ्तर में करीब 50 मिनट तक बैठकें की। इस बैठक में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। बैठक में संसद में जारी गतिरोध और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा हुई। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने बातचीत के दौरान परिसीमन बिल पर विपक्ष का रुख जानना चाहा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के बाद संसद के विशेष सत्र में परिसीमन बिल या महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी विदेशी योगदान संशोधन बिल 2026 पर स्पीच देंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी के बाद लोकसभा स्पीकर से मिले नीतीश कुमार। राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल। जी हां, बिहार के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने बुधवार 5 अगस्त को नई दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। हालांकि किन मुद्दों को लेकर यह मुलाकात हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। दरअसल इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। ओम बिरला से मुलाकात से पहले नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी। ये मुलाकातें ऐसे समय में हुई है जब आपको पता होगा दोस्तों, बिहार की राजनीति में हाल के घटनाक्रमों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर करीब 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा। इसके ठीक बाद से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की दिल्ली में लगातार हो रही शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों पर राजनीतिक दलों और विश्लेषकों की नजर बनी हुई है। दोस्तों, क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय?
वहीं प्रशांत किशोर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने फिर चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े वर्ग ने मेरी मदद की। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने तहलका मचा दिया। ये कहकर दोस्तों दावा किया है कि लोगों ने इस चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक बड़े वर्ग ने मेरी मदद की है। क्या है इन मुद्दों पर आपकी निजी राय दोस्तों? रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।